सो आज हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स वन शॉट में। सो बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन देखें तो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोले। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करती हूँ तो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन्स, ठीक है। तो ये होते हैं ह्यूमन बॉडी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ सेल होता है उसमें कौन कौन से मटेरियल्स की परसेंटेज कितनी है। लाइक यहाँ पे है वाटर। वाटर होता है 70%, क्योंकि वाटर जो होता है वो मैक्सिमम पाया जाता है सेल में, तो 70% इज द वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रोटीन 10 to 15%। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड जो होता है 5 to 7%, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारे पास होता है 3%, लिपिड्स होता है 2%, और अगर हम लोग आइंस की बात करें तो वो होती है 1%, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं वो मेटाबोलाइट्स जो नॉर्मल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, लाइक इन्वॉल्व इन नॉर्मल प्रोसेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। फैट्स हो गया, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। फिर सेकेंड हमारे पास आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? कौन से जो फिजियोलॉजिकल रोल में हेल्प देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब इनमें बहुत से पिगमेंट्स आ जाएंगे, टर्पेनॉइड, टॉक्सिन्स, लेसिथिन्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह। मैंने पिगमेंट्स के दो नाम लिखे, एक हो गया कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन। टर्पीन्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, मोनोटर्पीन, डायटर्पीन, ठीक है, जो आपकी बुक में गिवन है। टॉक्सिन्स, लेसिथिन, मैंने लेसिथिन का नाम लिखा हुआ है कॉन्कावेलिन ए, ठीक है। ड्रग्स में कोई भी मेडिसिन आ जाते हैं नहीं। तो हम लोग फर्स्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स ना। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमें पता है कि हम हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलकर जो बनते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड्स 50% ऑफ द टोटल एनर्जी टू द बॉडी। 50% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं हमारी बॉडी को। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है तो हाइड्रोलेशन नहीं शो करेंगे। अच्छा, इनका फॉर्मूला होता है CnH2nOn। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट मोनोसेक्राइड जो 3 कार्बन का है, ठीक है, जिसको बोलेंगे ट्रायोज, C3H6O3 इसका जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रायोज के एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, जो एक एल्डोज शुगर है, और डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन जो एक कीटोज शुगर है। ये नेम आपने याद रखने के ट्रायोज कौन से हैं और टेट्रोज कौन से, ठीक है। ये ट्रायोज है, और इसमें ये भी याद रखना है कि एल्डोज शुगर कौन सी है, ठीक है, और जो कीटोज शुगर है वो कौन सी है। इसी तरह अगर मैं टेट्रोज की बात करूं, टेट्रोज हम लोग बोलते हैं कि कार्बन हमारे पास क्या हो, 4 कार्बन हो, 4 कार्बन हो ना। तो टेट्रोस के एग्जाम्पल में हमारे पास आती है एरेथ्रोस, ठीक है। पेंटोस क्या होते हैं, पेंटोस जिसमें कार्बन नंबर हमारे पास 5 हो, H10 और O5, ये इसका फॉर्मूला आएगा। अब पेंटोस के एग्जाम्पल में हम लोग याद रखते हैं राइबोस को, जाइलोस को और एराबिनोस को, ठीक है, ये इसकी 3 शुगर्स हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हेक्सोस। अब हेक्सोस क्या होती है, जो जिसमें कार्बन नंबर 6 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सोस। जिसमें हमारे पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोज शुगर। मतलब इसके 2 टाइप्स आ जाएंगे, एल्डोज और कीटोज शुगर ना हेक्सोस में। तो ये 3 क्या है, एल्डोज शुगर है, और इसकी कीटोन शुगर हमारे पास आती है फ्रक्टोज, ठीक है। ये इसकी हो गई कीटोन शुगर, कीटो शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है हेप्टोस, जिसमें कार्बन नंबर होते हैं 7, H14 और O7 होगा। अब इसकी एक ही एग्जांपल दी हुई जिसको हम लोग बोलते हैं सीडोहेप्टिलोज, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए कि कौन से कार्बन हेप्टिलोज आ रहे हैं, तो 7 ही होंगे, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास आते हैं डायसेक्राइड्स। क्या होते हैं डायसेक्राइड? वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 2 मोनोसेक्राइड या 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने हो, और इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये फर्दर 2 मोनोसेक्राइड देते हैं, क्योंकि ये खुद ही डायसेक्राइड है। अब हमारे पास इसके सबसे पहले देखें तो सुक्रोज जो होती है वो हमारे पास, वैसे तो हम लोग इसको बोलते हैं जो हमारे पास टेबल शुगर है ना, जो हम लोग खानों में यूज करते हैं, वो सुक्रोज होती है। तो ये बनी होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके, ठीक है। माल्टोज की बात करें तो वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बनी होती है। लैक्टोज हमारे पास होती है मिल्क शुगर, और ये बनी होती है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने किया है सुक्रोज कौन सी है। वैसे तो हम लोग इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सिंपल सी बात है। इसमें अल्फा 1 ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज होते हैं, इसमें लिंकेज होगा अल्फा 1 2 लिंकेज होता है, ठीक है। अब
हम लोग करेंगे ट्राइसेक्राइड्स। तो ट्राइसेक्राइड में हमारे पास एग्जांपल आती है रिफिनोज की, जो एक अनडाइजेस्टेबल शुगर है जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। इसी तरह हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। सो पॉलीसेक्राइड हमें पता है कि जिसमें मोर देन 3 या 2, तो इसमें दो, एक तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन होते हैं, एक स्टोरेज का काम करता है और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ठीक है, तो स्टोरेज वाले में हमारे पास ग्लाइकोजन, स्टार्च और इनुलिन, ये तीन जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है ना, ये स्टोरेज में आते हैं। अब इनुलिन भी होता है, प्लांट्स में होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर ही करता है। तो स्टार्च होता है, ये भी प्लांट में स्टोरेज का काम करता है, और ग्लाइकोजन हमें पता है एनिमल्स में होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो होते हैं वो सेलुलोज और काइटिन है। हमें पता है कि सेलुलोज प्लांट की कवरिंग में होते हैं और काइटिन इज एक्सोस्केलेटन ऑफ फंजाई और आर्थ्रोपोड्स में होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोजन की सबसे पहले। तो ग्लाइकोजन है क्या? ग्लाइकोजन को देखें तो हमें याद रखना है कि ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है ना। ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। अब ये क्या है? ब्रांच है, स्ट्रेट नहीं है, आपने याद रखना है। ठीक है, ग्लाइकोजन के बारे में। अब ये क्या करते हैं? गिव रेड कलर्स विद आयोडीन टेस्ट। यहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर लिया कि ग्लाइकोजन रेड कलर देते हैं। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ग्लाइकोजन जैसे मसल्स में होता है तो मसल रेड कलर होता है, तो आयोडीन के साथ भी ये रेड कलर ही देगा। अब यहाँ पे एक और जो लेफ्ट हैंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है ग्लाइकोजन के लिए। राइट के लिए रिड्यूसिंग और लेफ्ट के लिए नॉन रिड्यूसिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टार्च। इसमें दो टाइप्स आती है, पहले आती है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज की बात करें तो ये 10 to 20% होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये स्ट्रेट चेन है अमाइलोज। सिंपल से बात करें, अमाइलोज सबसे सिंपलेस्ट वाला है ना, एस अगर स्टार्च में देखेंगे तो वो स्ट्रेट चेन कंसिडर करेंगे। और लिंकेज इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, और ये बना किससे होता है? अल्फा ग्लूकोजेस से बना होता है। ठीक है, लिंकेज 1,4 है। इसी तरह अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो आपने याद रखना है ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 80 to 90% अमाइलोपेक्टिन कर रहा है। और ये क्या होगा? ब्रांच होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आप इस तरह याद रख सकते हैं, तो ये ब्रांच कंसिडर किया जाएगा। और अगर ये ब्रांच है तो इसमें अल्फा 1,4 भी होगा और अल्फा 1,6 लिंकेज भी होगा। दोनों हैं अल्फा ग्लूकोज से मिलके बने हुए, लेकिन थोड़ा सा इसमें लिंकेज का डिफरेंस आ जाता है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि इनुलिन भी एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है कि ये पॉलीमर ऑफ किसका है? फ्रक्टोज का है। ठीक है, यूज टू चेक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, किडनी फंक्शन जो हम लोग बोलते हैं उसके लिए हम लोग इनुलिन को यूज करते हैं, और ये है किसका? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलुलोज। अब सेलुलोज की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। ठीक है, याद रखना है। जो हमारे पास वो स्टार्च था वो अल्फा ग्लूकोज था, ये फ्रक्टोज का था, और ये जो हमारे पास सेलुलोज है इज द पॉलीमर ऑफ द बीटा ग्लूकोज। ठीक है, और ये क्या होता है? स्ट्रेट चेन है, नो कलर विद आयोडीन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता तो ये आयोडीन के साथ कलर नहीं देता। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पॉइंट लिखा है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इन बायोस्फीयर। इसको थोड़ा सा यहाँ पे अंडरलाइन कर दूं। इज द मोस्ट किस पे है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बायोस्फीयर में। अब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखना, नॉट के आपने प्रोटीन कौन सा वो याद नहीं रखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग है, एनिमल प्रोटीन अलग है। अब हम बात करें कि कॉटन के पास 90% सेलुलोज होता है। हम लोग बोलते हैं कि कॉटन इज द प्योर सेलुलोज, ये भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके, कॉटन के पास 90% होता है सेलुलोज। ठीक है, अब वुड के परसेंट 25 to 50% होता है, और रेयन की बात करें जिसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं, उसके पास भी सेलुलोज होता है। मैंने बोला है कि नाइट्रोसेलुलोज एक्सप्लोसिव मटेरियल में यूज किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज आपने याद रखना है। और जो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है उसको हम लोग आइसक्रीम्स और कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। अब हम करने वाले हैं काइटिन। काइटिन क्या है? काइटिन से हमें पता है कि ये सेल वॉल ऑफ फंजाई, और एक तो होमोपॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ बी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, जिसको हम लोग नैग भी बोलते हैं। ठीक है, और जो काइटिन होता है वो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स भी बनाते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गया। सो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये सेकंड अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है बायोस्फीयर में। फर्स्ट हमारे पास सेलुलोज था एंड सेकंड हमारे पास आता है काइटिन। अब हम लोग बात करेंगे कि हेटेरोपॉलीसेक्राइड कौन से थे। ये सारे हम लोगों ने होमोपॉलीसेक्राइड किए, अब हम हेटेरोपॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल देखें
तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है हाइलोरॉनिक एसिड, ठीक है। अब हाइलोरॉनिक एसिड किससे बना होता है? नेग और ग्लूकोरॉनिक एसिड से मिलके बना होता है। किससे? इज अ पॉलीमर, आप बोल सकते हैं कि पॉलीमर ऑफ नेग प्लस ग्लूकोरॉनिक एसिड, और इसको हम लोग कार्टिलेज में फाउंड करते हैं। हाइलोरॉनिक एसिड को किस में फाउंड करते हैं? कार्टिलेज में। इसी तरह दूसरा हमारे पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड आता है पेप्टिडोग्लिकेन। तो आपने पढ़ा हुआ है कि पेप्टिडोग्लिकेन तो बैक्टीरियल सेल वॉल बनाता है ना, ठीक है, फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल, ये वही बनाते हैं। अब ये पॉलीमर किसका है? तो ये बना होता है नेम से, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। पेप्टिडोग्लिकेन का भी याद रखना है और हेलोरॉनिक एसिड का भी याद रखना है। इसी तरह काइटिन और उसका भी याद रखना है। काइटिन का तो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और पेप्टिडोग्लिन का NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल आता है प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन की बात करें तो पहले तो फर्स्ट क्लास में हमारे पास ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आते हैं। सेकंड में हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन जीन जो मेज में पाया जाता है और ग्लूटीन जो व्हीट में पाया जाता है। इनके पास लैक लाइसिन होता है अमाइनो एसिड्स, तो ये सेकंड क्लास में आएंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास हम लोगों ने करने हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ना, तो इसके लिए नाम आपको याद रखने चाहिए। तो अगर हम लोग एसेंशियल की ट्रिक देखें तो PVT तिम हॉल में है, ठीक है। अब ये इसकी ट्रिक है, P से हम लोग लिखेंगे फिनाइलएनालिन, V से लिखेंगे वैलिन, T से लिखेंगे ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और फिर T आ जाएगा यूगोट्यूरिन, और यहाँ पे आएगा आइसोड्यूसिन, M से मिथुनिन, फिर आएगा हिस्टोन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, फिर आएगा लाइसिन। इसी तरह ये हमारे पास हो जाएंगे एसेंशियल। अब नॉन एसेंशियल की ट्रिक क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसा, ठीक है। अब यहाँ से ऑल से आ जाएगा एलेनिन, फिर ऑल फिर से तो होगा एस्पेराजिन, फिर आ जाएगा G ग्लाइसिन, फिर आएगा G ग्लूटामिन, सिस्टीन, और ये होगा एसोर्टेट, ये होता है एसोर्टेट, ग्लूटामिक एसिड एंड टायरोसिन, प्रोलिन एंड सीरिन। तो ये आ जाएगा हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स तो हमारे पास हर किस्म के होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एसिडिक्स भी होते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, जिसमें हमारे पास आएगा ग्लाइसिन, फिर आएगा एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, यह आ जाएगा आइसोल्यूसिन, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में। और मैं यहाँ पे देखूं तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स की बात करूँ ना मैं, इसमें आता है ग्लूटामिक एसिड और एस्पेरिक एसिड, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं बेसिक अमाइनो एसिड, जिसमें अर्जिनिन आएगा, लाइसिन आएगा और हिस्टिडीन आएगा, ठीक है। ये होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। अमाइड फॉर्म में होते हैं एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन या ग्लूटामाइन जो होते हैं वो होते हैं अमाइड में। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड म्यूटिनिन, ये आपने याद रखने, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग। अल्कोहल में होते हैं, अल्कोहल कंटेनिंग होते हैं सीरीन और थियोरोनिन। इसी तरह एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में आएंगे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन। बात करने वाले हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा और हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। अल्फा हेलिक्स होता है जिसमें केराटिन प्रोटीन की एग्जांपल में अल्फा हेलिक्स आएगा, और बीटा हेलिक्स की बात करें तो वो होगी सिल्क कॉटन, जिसको फिब्रिन भी बोलते हैं हम लोग। इसी तरह जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक प्लस आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। जो टर्शरी मतलब इसमें ज्यादातर बॉन्ड्स पाए जाते हैं। हम लोग बात करें जो हमारे पास कॉटनरी स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया 4 से, क्योंकि इसमें 4 चीज होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं 2 और मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर जिसमें होंगी तो उसको हम लोग कॉटनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आती है हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती हैं। अल्फा जो चेन होती है उस 1 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होगी, और जो बीटा चेन होगी उसमें 146 अमीनो एसिड होंगे, ठीक है। अब अब हमारे पास आता है कोलेजन। अब कोलेजन क्या है कि मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब ये नहीं बोला कि वो फुल बायोस्फीयर में,
तो रुबिस्को हमारे पास आती है जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर में। एनिमल्स में तो कोलेजन है और पूरे बायोस्फीयर में हमारे पास आती है रुबिस्को। अब प्रोटीन की थोड़ी सी फंक्शन है कि जो कोलेजन होती है वो इंट्रासेलुलर ग्रैंड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। इसी तरह ट्रिप्सिन एक एंजाइम का काम करती है, इन्युलिन एक हार्मोन है, और जो ग्लूट4 है वो इनेबल करती है ग्लूकोज को ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके इनटू सेल में। कौन सा? ग्लूट4, ठीक है। अब हम लिपिड की बात करते हैं तो वैसे तो हमारे पास होते हैं फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच विद आर ग्रुप, ठीक है। अब इसमें आर ग्रुप मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है। इसमें 16 कार्बन होंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं पैलेनेटिक एसिड, और 20 कार्बन होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिकिडोनिक एसिड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि जिस लिपिड्स के पास फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको हम लोग फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, लेसिथिन वगैरह, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स लिपिड की बात करें तो वो होता है कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल करना, कोलेस्ट्रॉल। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो फर्स्ट रिपोर्ट हम लोगों ने 1869 में किया था बाय स्विस फिजिशियन इन न्यूक्ली ऑफ द फर्स्ट सेल्स, मतलब WBC के न्यूक्लियाई में हम लोगों ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को रिपोर्ट किया, ठीक है। उस टाइम इसका नाम न्यूक्लिन रखा गया था, हम लोगों ने इसका नाम न्यूक्लिन रखा था, ठीक है। बाद में जो इसका एसिडिक नेचर बताया था कि ये एसिड्स हैं वो था ऑल्टमैन, जिसने 1920 में इसको प्रूव किया कि ये न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, एसिड्स इनका नेचर है। अब दो टाइप्स के हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, RNA एंड DNA। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन देखें तो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले इसमें होती है पेंटोज शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप हो गया और नाइट्रोजनस बेस होगी। तो और मैंने कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर, जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन बेसिस में हमारे पास आती है प्यूरिन्स, ठीक है, और आती है प्यूरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन आ जाएगी, एडेनिन और ग्वानिन आ जाएंगी जो 2 रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी तरह पाइरिमिडीन में साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल हमारे पास RNA में आती है जो एक 1 रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है।